सो आप जिस बुक को देख रहे हैं डेफिनेटली जानते होंगे आप जेडी ली। ये वो बुक है कि कभी ना कभी आपने इस बुक को पढ़ने की कम से कम कोशिश की होगी या चाह रखी होगी कि यार इस बुक को तो पढ़ना, इनऑर्गेनिक अच्छी करनी है तो इस बुक को तो पढ़ना चाहिए। क्या अभी के समय पर इस बुक की रिलेवेंसी है? क्योंकि जेई एडवांस का एग्जाम ऐसा हो चुका है और जेई मेन वो आपको ऑलरेडी पता है कि एनसीईआरटी भी ढंग से कर लें तो आराम से हो जाता है। बट जेई एडवांस के लिए क्या ये रिलेवेंट है? 2025 और 2026 दोनों एस्पिरेंट्स के लिए ये कितना रिलेवेंट है, ये इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। ओके, सो सबसे पहले तो ये बता दूं मैं कि इस वीडियो में हम बुक में प्रीवियस एडिशन से, ये 5th एडिशन है 2024 का, तो प्रीवियस एडिशन से क्या क्या चेंजेस है वो हम नहीं डिस्कस करने वाले। आपको ऐसे बुक के प्रीफेस में ये सब बता दिया जाता है कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं पहले से, बट अभी ये पर्पस नहीं है। इस बुक के चैप्टर्स को लेकर के मैं टाइम टू टाइम गाइड करूँगा कैसे पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, और ओलंपियाड के लिए क्या यूज़ है और क्या यूज़ है, जेई एडवांस के लिए क्या यूज़ है, जेई मेन के लिए, ये सारी बातें करेंगे। अभी इस वीडियो का जो पर्पस है उस पर आते हैं। पर्पस है कि ये समझना कि क्या रेलेवेंसी है 2024 के एग्ज़ाम के बाद, क्या रेलेवेंसी रह गई है जेडी ली की। तो जेई एडवांस 2024 ये जो है ना, इट वॉज वे मोर अलाइंड विद एनसीईआरटी। किस मामले में? क्वेश्चन के पैटर्न पर। नो डाउट कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जो कि पहली बार देखने को मिले, बट डेफिनेटली आपकी रैंक उन क्वेश्चंस पर डिपेंड नहीं करती है। अगर बोला जाए बाकी क्वेश्चंस के लिए तो एनसीईआरटी अलाइन थे, स्पेशली जो हम इनऑर्गेनिक के वो पोर्शंस पढ़ते हैं ब्लॉक केमिस्ट्री वाले, उनकी बात करें। ये एक्चुअली मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के थे जहाँ पर कि आप थोड़ा समझदारी से काम करते तो बात बन जाती है, अदरवाइज आपको लग सकता था कि क्या पूछ दिया है। वैसे ही जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे अलग से, जो अपनी गॉड बुक है ग्रीनवुड, वहाँ से भी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे गए थे, बट वो भी सोच समझ करके बनाए जा सकते थे क्योंकि आंसर की ने पूरा स्कोप दिया है। जो मार्किंग स्कीम है, जो आंसर की है, वो मेरे नज़र में अब तक की सबसे बेहतरीन आंसर की है। जहाँ पर थोड़ा भी किसी ने कोशिश की है उनको मार्क्स मिलने के चांसेस ज़्यादा थे। क्या तो अभी आते हैं कि क्या जेडी ली रेलेवेंट है 2024 के पैटर्न के बाद? 2024 के पैटर्न के बाद क्या रिलेवेंट है? एग्जाम वाज वे मोर अलाइंड विद एनसीईआरटी। अगर कुछ बातों को समझा जाए, और वो भी जितने बच्चे टारगेट ले रहे हैं जेई 2025 को, उन्हें भी समझनी पड़ेंगी कुछ बातों को। ये 1 ईयर कोर्स, राइट? तो जिनके पास अभी जेई 2025 का टारगेट है, जिनके पास जेई 2026 का टारगेट है, उनके लिए बातें कुछ डिफरेंट होंगी, कुछ अलग तरीके से चलना पड़ेगा। ये 2 ईयर कोर्स वाले दोनों के हिसाब से अगर 2025 और 26 के रिलेवेंसी की बात करें तो पहले फोकस करते हैं यहाँ पर 1 ईयर, जिनके पास जो भी 1 ईयर का कोर्स कर रहे हैं, जैसे कि अपना ऑक्सीजन बैच चल रहा है एलिमेंटल केमिस्ट पर, वैसे अगर आप चाहते हैं कि जेडी ली को यूज़ करें, एंड डेफिनेटली बहुत अच्छे से यूज़ किया जा सकता है, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? नंबर 1, आप जेडी ली को, अगर जेडी ली से इनऑर्गेनिक अच्छी करना चाहते हैं तो एक प्रॉपर गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। अब जैसे इस चैनल पर प्रॉपर गाइडेंस मिलने वाली है आपको, मैं चैप्टर बाय चैप्टर बताऊंगा और समझाते रहूँगा कि कैसे कैसे इसे यूज़ किया जाता है। वैसे ही अगर आप किसी कोचिंग में हैं, अपने टीचर से अगर आप ले सकते हैं गाइडेंस तो ज़रूर लीजिए, राइट? तो ये पार्ट इसलिए ज़रूरी है, जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं आपको कि कहीं पर आपने केमिकल बॉन्डिंग में आपको लगा कि बैक बॉन्डिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि पूरी इनऑर्गेनिक ही नहीं, ऑर्गेनिक में भी काम आते रहता है, तो बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट आपको कहीं पर लगा कि नहीं और अच्छे से पढ़ना है, बातें फंस रही, क्वेश्चन फंस रहे हैं, तो बैक बॉन्डिंग आप पढ़ें। यहाँ से बैक बॉन्डिंग बहुत प्यार से पढ़ाया गया है। तो इस तरह से टॉपिक स्पेसिफिक कि हाँ यहाँ से पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते, अच्छा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इस तरह की बातें आपको प्रॉपर गाइडेंस में मिलनी चाहिए, राइट? सेकेंड थिंग, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा ना तो आप टाइम बहुत ज़्यादा दे दोगे। अगर ये चीज़ नहीं है आपके पास तो आप बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करोगे, समझे? अगर ये गाइडेंस नहीं है तो आप क्या करोगे? आप पढ़ने लगोगे, स्टार्टिंग से फर्स्ट पेज से एंड पेज तक पढ़ोगे, और जहाँ पर आप टाइम लगा सकते हो एक्स अमाउंट, वहाँ पर आप कुछ भी दे सकते हो,
2x से लेकर के 5x तक, 10x तक, कुछ भी ऐसा मैंने किया हुआ है कुछ बुक्स के साथ। तो वो बहुत बेटर एक्सपीरियंस होता है। जो बच्चे स्पेशली जो सेल्फ स्टडी पर फोकस रहते हैं ज़्यादा, सेल्फ स्टडी वाला पार्ट है बहुत ज़बरदस्त। ये आपके अपने कॉन्फिडेंस के लिए, आपके एनालिटिकल स्किल्स को डेवलप करने के लिए है बहुत इंपॉर्टेंट। बुक रीडिंग तो बहुत ही अल्टीमेट चीज़ है, और ये लॉन्ग टर्म में और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, मैं यहाँ पर बताऊँगा। तो अदरवाइज टाइम वेस्ट बहुत हो सकता है, ठीक है। तो प्रॉपर गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। देन स्ट्रैटेजिकली आपको समझना पड़ेगा कि बहुत ही स्ट्रैटेजिक वे में, स्ट्रैटेजिकली सिलेक्शन ऑफ टॉपिक्स, चैप्टर्स बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर कुछ चैप्टर्स की बातचीत की जाए तो केमिकल बॉन्डिंग इज द चैप्टर जो कि इस बुक से कुछ ना कुछ आपको ज़रूर देखना चाहिए। आपका एटलीस्ट आपका माइंड ये इस बात के लिए ओपन होता है कि अच्छा इतने सारे टॉपिक्स हैं और इतने डिटेल में भी जा सकते हैं, और केमिकल बॉन्डिंग तो ऐसी चीज़ है ही है जिसमें कि आपको एक सर्टेन डेप्थ में तो रहना ही चाहिए, राइट। तो अच्छे से समझ करके, जैसे कि इसको भी कहीं ना कहीं आप प्रॉपर गाइडेंस के साथ जोड़ सकते हैं, बट दिस इज समथिंग के ये वो वाला पार्ट है जहाँ पर के आपको गाइड किया जाएगा, ये वो वाला पार्ट है जहाँ पर आपको एक्शन लेना है, ऐसे समझिए। तो स्ट्रैटेजिकली सिलेक्ट करने पड़ेंगे टॉपिक्स और चैप्टर्स समय के साथ, अपनी प्रेप के साथ। किसी बच्चे ने मान लो कि अगर बात करें आपके पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से स्टार्ट किया क्लास 11th में केमिस्ट्री, और वो चाह रहा है कि नहीं जेडी ली से भी पढ़ें, क्योंकि मैंने ऐसे तो पढ़ लिया बट मुझको मन कर रहा है कि नहीं मैं आयनाइजेशन एनर्जी वाला पार्ट ज़्यादा पढ़ूँ, तो वो पहले से पता होना चाहिए कि कितना रिलेवेंट है कि नहीं। आप एक्सपेरिमेंट करने गए ना, तो ये जो समय है, ये समय आपका ना वापस नहीं आने वाला, वेस्ट हो जाएगा, बाद में सिर्फ और सिर्फ रिग्रेट रहेगा आपको। और उसी समय में आपको आउटपुट ज़्यादा चाहिए ना। और केमिस्ट्री ऐसी चीज़ है कि जिसमें कि सच में बहुत ही स्कैटर्ड है नॉलेज। आप अगर सही से आपने पकड़ लिया, कम समय दे करके आपने ज़्यादा आउटपुट वाला तरीका आपने अगर अपना लिया, तो डेफिनेटली बहुत मज़े हैं केमिस्ट्री की वजह से। समय बचाना केमिस्ट्री की वजह से ये एक्चुअल पर्पस होता है हमारा, समय बचे और फिजिक्स और मैथ पे समय दे सके। तो इसलिए स्ट्रैटेजिक सिलेक्शन ऑफ टॉपिक चैप्टर बहुत ज़रूरी है, राइट। तो जैसे मैंने बताया कि हाँ, आपको नॉलेज कि अच्छा क्या क्या चीज़ें पढ़नी नहीं पढ़नी है, तो इस चैनल पर वो चीज़ें मिलती रहेंगी आपको, और हर तरह के, चाहे वो आप 11th में हो, चाहे 12th में हो, 11th के चैप्टर, 12th के चैप्टर, सबके लिए, राइट। थर्ड थिंग इज कि मान लो एनसीईआरटी तो सभी लोग करने वाले, तो एनसीईआरटी अलाइंड पेपर्स हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं इधर। तो ये समझ में आना चाहिए कि एनसीईआरटी अलाइंड प्रेप है आपकी, उसके साथ मुझे इसे कैसे यूज़ करना है। चैप्टर पढ़ने से पहले, एनसीईआरटी से पढ़ने से पहले जेडीली को पढ़ें, एनसीईआरटी से पढ़ लिया उसके बाद जेडीली को पढ़ें, आपने एक अच्छी लेवल की प्रिपरेशन कर ली उसके बाद करें। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, और ये ना डिपेंड करती है, हर स्टूडेंट के लिए सेम तो नहीं होगी, बट मोटा मोटा ऐसा आप समझें कि आपको एनसीईआरटी से करने के बाद आना चाहिए यहाँ पर। लेकिन उसमें डिपेंड करता है कि आपने कैसा कॉन्सेप्चुअल अप्रोच रखा है इनऑर्गेनिक में। अभी जैसे अगर बात करें तो हम जो ऑक्सीजन बैच में काम कर रहे हैं उसमें बेसिक्स को अच्छा कर रहे हैं जनरल इनऑर्गेनिक के, तो उसके बाद आप डेफिनेटली इस बुक को टच कर सकते हैं। तो अगर वैसा अप्रोच लेंगे तो बहुत सही है, आपने क्लासेस लगाई, एनसीईआरटी किया, एंड देन आप जेडीली फिर कर सकते हैं। फोर्थ थिंग इज, ये जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो यूजफुल तभी होगा जब आप करें कम, रिवाइज ज़्यादा करें। यानी जो भी पढ़ें, सॉलिड पढ़ें, उसको रिवाइज इतनी बार करें कि वो दिल दिमाग में बैठे। और वो तब हो पाएगा जब एक्चुअली रिवीजन आपका ये RTP मेथड होगा। जैसे STP NTP होता है, वैसे RTP मीन्स रिवीजन थ्रू प्रॉब्लम्स करना पड़ेगा। रिवीजन थ्रू आपके जो वन लाइनर, आपके जो शॉर्ट नोट्स होते हैं उनके भी थ्रू करना है, प्रॉब्लम्स के थ्रू ज़्यादा करने की आदत रखनी है। ये चीज़ है। ये कैसे होगा ये भी मैं बताऊंगा, बट ये ध्यान रखना है कि ये सारे पिलर्स हैं। अगर आप चाहते हैं कि जेडीली को प्रोडक्टिवली यूज़ करें, सही तरीके से यूज़ करें, तो ये वो पॉइंट्स होते हैं। रेलेवेंसी जेडीली की तभी है जबकि इन बातों का ध्यान रख करके काम करें। रिवीजन थ्रू प्रॉब्लम कैसे किया जाता है, मैं अभी इसके डिटेल में नहीं जाऊँगा, इन शॉर्ट आपको बताऊँ कि रिवीजन तो हम वैसे भी करते हैं कि हमने कोई एक लाइन पढ़ी, राइट, हमने ऐसी कोई लाइन पढ़ी कि हाँ
बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। बट ये कैसे होता है? एप्लीकेशन के थ्रू, कॉन्सेप्ट के थ्रू। तो कॉन्सेप्ट जो है वो आपके दिल दिमाग में बैठेगा कैसे? जब आप उसको अप्लाई करेंगे बार बार, तब एक्चुअली आप क्या करते हैं, उस नॉलेज को एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसे यूज़ करते हैं, तब वो जो घिसाई है वो आपको ना आपके मेमोरी में बैठ जाती है। अगर बात करें जेईई 2026 के लिए, तो प्रॉपर गाइडेंस वाला पॉइंट नंबर 1 और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके इस प्रिपरेशन में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। कभी आपका मोटिवेशन बहुत ज़्यादा रहता है, कभी बहुत कम हो जाता है मार्क्स वार्क्स कम होने की वजह से, तो गाइडेंस और भी ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार ऐसा हो जाता है कि आप जो है गलत एडवाइसेस के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो 2026 के लिए प्रॉपर गाइडेंस इज़ फार मोर इम्पॉर्टेंट। पॉइंट नंबर 1 इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। उसके बिना तो बिल्कुल भी लॉन्ग टर्म में आप फंसेंगे बहुत। हो सकता है बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हो सकता है ना पढ़ रहे हो। तो जब भी पढ़ें तो एक कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ें, गाइडेंस के साथ पढ़ें। सेकेंड पॉइंट, स्ट्रैटेजिक सिलेक्शन ऑफ टॉपिक्स चैप्टर्स। सेकेंड पॉइंट इज एक्चुअली हियर गेम चेंजर है यहाँ पर। सेकेंड पॉइंट समझिए, ये वाला जो सेकेंड पॉइंट है, दिस इज द गेम चेंजर। क्यों गेम चेंजर है? क्योंकि लॉन्ग टर्म में ना बच्चे, आप जानते हैं कि जो टॉपर्स हैं, टॉप 100 रैंकर्स हैं, आप जो ऑल इंडिया रैंक 1 वगैरह देखते हैं, सिंगल डिजिट रैंक देखते हैं, इनके अंदर एनालिटिकल बुक रीडिंग की स्किल होती है। ये क्या होती है चीज़? आप जब बुक रीडिंग करते हैं ना, आपका अटेंशन, आपका फोकस नॉर्मल लोगों से कहीं ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा। तो आपकी एनालिटिकल स्किल ओवर द टाइम बहुत अच्छी होती जाती है, सिली मिस्टेक्स वगैरह एकदम कम हो जाते हैं। तो कोई ऐसे टॉपर नहीं होते जिन्होंने कि बुक रीडिंग नहीं की होती है, समझे? और ये चीज़ आप देखेंगे कि अक्सर टॉप रैंकर्स को आप देखते हैं ओलंपियाड में जाते हुए, तो ये आप कह सकते हैं कि हाँ, ओलंपियाड में जाने की एक तरह से शर्त है। तो जो बच्चे हैं जो कि ओलंपियाड वगैरह को अगर टारगेट कर रहे हैं, तो ये चीज़ उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? तो ये चीज़ें हैं। बाकी थर्ड एंड फोर्थ आर सेम, थर्ड एंड फोर्थ सेम चीज़ें हैं, और इन बातों का ध्यान रखिए, तभी आप जेडीली को आप कह पाएंगे कि हाँ, आपके प्रिपरेशन के साथ रेलेवेंट है। बाकी बातें मैं और करते रहूँगा समय समय पर। 2026 के लिए अलग से भी बातें करूँगा। अभी तो यहाँ पर मैंने 2025 के साथ एक आइडिया दे दिया कि कोई बच्चा अगर अभी भी लेना चाहता है कि 2026 के लिए क्या करें, तो इन्हीं बातों का ध्यान रखें, राइट? और मैं समय समय पर ये जितनी बातें आपसे की है ना, उनको अलग अलग से भी आपसे डिस्कस करूँगा, सो दैट आप अपनी प्रिपरेशन इस चैनल के साथ बहुत अच्छे से कर पाएँ। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।